प्लेन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे हम अभी फॉर्मूला देखने वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब भी प्लेन रिवाइज करना तो ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद ही एक्सरसाइज 11.3 में जाना। सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, कुछ केसेस है। फर्स्ट केस या फर्स्ट सिचुएशन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? सेकंड, इक्वेशन ऑफ प्लेन perpendicular to a given vector and passing through a given point। मतलब प्लेन का इक्वेशन जब वो प्लेन किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और किसी सर्टेन पॉइंट से पास करता हो, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हो या पॉइंट का लोकेशन दिया हो। फिर थर्ड केस, थर्ड सिचुएशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हो नॉन कोलिनियर, उन पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फिर फोर्थ सिचुएशन या फोर्थ टाइप, इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जब प्लेन का इंटरसेप्ट गिवन हो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये सब करना है इसके अंदर। फिफ्थ सिचुएशन या फिफ्थ केस, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ओके, तो ये 5 सिचुएशन है जहां पे हमको प्लेन की इक्वेशन स्टडी करनी है। सबसे पहला, नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, इसमें भी वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इन सब में हम वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म सारे देखेंगे। फिर है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। देखो, टू प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन एक पॉइंट नहीं होता है, एक लाइन होता है। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ वाला सिचुएशन है वो वही है फर्स्ट वाला, सॉरी सेकंड वाले के जैसा है फिफ्थ वाला। पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, मतलब एक लाइन दी होगी, लाइन क्या होगी, प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट नहीं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो फिफ्थ वाला सेकंड वाले के जैसा ही है। ये फर्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर ये सब पार्ट्स हैं। टॉपिक नंबर 2 जो प्लेन के अंदर हमको डिस्कस करना है वो है कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लैनर लाइन कब होंगे? कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस, कोप्लैनरिटी। ठीक है, देखो टू लाइंस कोप्लैनर कब होंगे वो स्टडी करनी है। फिर थर्ड केस या थर्ड टॉपिक, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। फोर्थ टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। एंड लास्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन।
एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो ये सारे टॉपिक्स हमको प्लेन से पहले कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद 11.3 में हम जाएंगे। इन सारे टॉपिक्स को नोट कर लो। प्लेन जब भी रिवाइज करना तो इनको एक एक करके पढ़ लेना पहले, उसके बाद ही 11.3 समझ आएगा। इनको नोट करो। चलो अब इनको एक एक करके हम इनके फॉर्मूले सीखते हैं। फॉर्मूले जनरली इन सबके हम वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो पहला टॉपिक, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, मतलब इसमें क्या दिया होगा, प्लेन के नॉर्मल कोई वेक्टर दिया होगा। मतलब कहने का ये है नॉर्मल टू द प्लेन एंड its distance from origin is given। तो ये चीजें दी होंगी, कोई एक प्लेन होगा, उस प्लेन का कोई नॉर्मल है, नॉर्मल का इक्वेशन दिया है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया है। तो उस सिचुएशन में प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखो इसे मान लिया ये हमारा स्पेस है, XYZ स्पेस। समझना अच्छे से, क्योंकि डेरिवेशन बता रहा हूं, उसका मतलब ये है कि फॉर्मूला अभी की अभी माइंड में बैठ जाना चाहिए। लिखवाने को तो मैं भी सारे फॉर्मूले बस आउटकम लिख दूं, जैसे ये से मैं लिख दूं, बट ये क्या है कैसे आ रहा है वो भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं डेरिवेशन बता रहा हूं मतलब फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग पे बैठ जाना चाहिए। देखो क्या है, एक प्लेन है, ये मान लिया वो प्लेन है रेड कलर में। इस प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है। इस प्लेन का इक्वेशन हमको निकालना है। ये हमारी y एक्सिस, x एक्सिस और ये z एक्सिस, ये है ओरिजिन। ठीक है, एक नॉर्मल है इस प्लेन पे, एक नॉर्मल है। नॉर्मल का क्या मतलब होता है बताओ, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। हाँ, एक लाइन जो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, वो नॉर्मल होती है। ठीक है, तो नॉर्मल एक्चुअली क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ डिटेल में। जैसे मान लो सर्कल है, सर्कल के इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना लो, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन सोचो जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। ठीक है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे, वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या होता है, सर्कल पे परपेंडिकुलर लेकिन एक टेंजेंट होता है उस पे एक्चुअली 90 बनाता है। तो उसी तरीके से एक नॉर्मल है, ये मान लो नॉर्मल है जो प्लेन पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है प्लेन पे। एन, ओ एन जो है वो नॉर्मल है इस प्लेन पे। ओ एन का डिस्टेंस, मतलब ओ एन एक वेक्टर है, थोड़ी देर में बताऊंगा कौन सा वेक्टर है। इसका डिस्टेंस है डी। ठीक है, प्लेन पे एक रैंडम पॉइंट है पी। पी अगर रैंडम पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और रैंडम पॉइंट का जो पोजीशन होता है उसको आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ये वेक्टर आर है। ठीक है, यहां पे क्या क्या है, ओ एन इज द नॉर्मल वेक्टर, ओ एन जो होगा इज द नॉर्मल वेक्टर। वेक्टर ओ एन इज द नॉर्मल वेक्टर एंड एन कैप, देखो ओ एन क्या है, एक डिस्टेंस है। तो अगर हमें इसको वेक्टर बनाना है
तो क्या क्या चाहिए इसके पास, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इस ओ एन वेक्टर का डी होगा, लेकिन स्केलर नंबर में डायरेक्शन तो होता नहीं है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, देखो ओ एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो डी है, तो अगर ओ एन को वेक्टर बनाना है तो इस डी मैग्नीट्यूड के साथ कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो वो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी सेलेक्ट करते हैं जिसमें सिर्फ डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड ना हो, मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसीलिए एन कैप एक यूनिट वेक्टर हम इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं, जो क्या करेगा, ओ एन के मैग्नीट्यूड को तो चेंज नहीं कर पाएगा बट उसको डायरेक्शन दे देगा, डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा उसको, जिससे क्या हो जाएगा, ओ एन हमारा एक वेक्टर बन जाएगा। तो ओ एन इज द नॉर्मल वेक्टर एंड एन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एन कैप को क्या बोलते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एन कैप क्यों लगाया गया है, क्योंकि ओ एन की लेंथ, ओ एन का मैग्नीट्यूड है डी, तो अगर ओ एन को वेक्टर बनाना है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो डी हो जाएगा। लेकिन अगर ओ एन को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो केवल डी लिख देंगे तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर नंबर से इक्वेट नहीं हो सकती है, तो उसके लिए उसको एन कैप देना पड़ेगा। जैसे लिखते हैं ना, एक वेक्टर मान लो ओ एन है 5i कैप, ऐसे लिखते हैं ना, तो 5 क्या होता है, स्केलर नंबर होता है। अब ओ एन वेक्टर को केवल 5 तो नहीं लिख सकते, ये तो स्केलर नंबर है, वेक्टर क्वांटिटी से कैसे इक्वेट होगा। तो 5 के साथ जे कैप लगा दो, डायरेक्शन मिल जाएगा। तो जे कैप क्या काम करता है, जे कैप एक यूनिट वेक्टर है जो 5 को सिर्फ डायरेक्शन दे देता है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं डाल पाता है। तो इसी तरीके से एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो क्या कर रहा है, ओ एन वेक्टर को सिर्फ एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एन के अलोंग। ठीक है, तो ये हमारा एन कैप वही काम कर रहा है यहाँ पे। अब हमारा जो ओ एन वेक्टर होगा वो क्या बन जाएगा, डी एन कैप। डी स्केलर नंबर के साथ एन कैप मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां देखो, पी से एन को ज्वाइन करते हैं, इसका डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, इसका डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, ठीक है, और पी एन का डायरेक्शन ऐसे लेते हैं। अब देखो इन ट्रायंगल ओ पी एन, इन ट्रायंगल ओ पी एन, ओ पी एन ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो वेक्टर एडिशन का, ओ पी प्लस पी एन इक्वल टू ओ एन। ट्रायंगल लॉ चेक करो वेक्टर एडिशन का, ठीक सर है ना। सही है। अब ओपी, ओपी तो रैंडम पॉइंट था, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आर। पी एन अभी वैसे ही छोड़ दो पी एन को, ओ एन की जगह पे, ओ एन की जगह पे क्या लिखेंगे, डी इंटू एन कैप। तो यहां से पी एन वेक्टर क्या मिला, पी एन वेक्टर मिला डी इंटू एन कैप माइनस वेक्टर आर। ओके, ये जो पी एन है वो प्लेन के अलोंग है, देख रहे हो ना, पी एन जो है वो प्लेन के अलोंग है, और ओ एन क्या है, उस पे परपेंडिकुलर है प्लेन के। एज वेक्टर पी एन इज along the plane and ON is perpendicular to the plane। तो एक वेक्टर प्लेन के अलोंग है, दूसरा उस पर परपेंडिकुलर है, ON वेक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो होंगे ना, यस और नो। पीएन तो वेक्टर प्लेन के अलोंग है, ON प्लेन के परपेंडिकुलर है, यस तो इन सर, दोनों cos 90 0 होगा ना। तो Pn और ON की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। Pn की वैल्यू देखो इक्वेशन 1 से लिख लेते हैं, Pn की वैल्यू है d इंटू एन कैप माइनस वेक्टर r इंटू ON की जगह पे क्या लिखेंगे, d इंटू एन कैप। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल है ना। तो देखो ये क्या है, d के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब d इंटू एन कैप, पहले d इंटू एन कैप को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हो गया डी स्क्वायर एन कैप इंटू एन कैप 1 हो गया, तो डी स्क्वायर माइनस
r इंटू डी इंटू एन कैप इक्वल टू 0। देख के बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इस लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है? देख के बताओ। नो सर। अब यहां से d कॉमन कर लो, d तो स्केलर नंबर है, d कॉमन कर सकते हैं। तो d कॉमन करके d माइनस आर एन कैप इक्वल टू 0। तो ये d चला गया, स्केलर नंबर है, 0 को डिवाइड कर लिया, वैनिश हो गया। d माइनस आर एन कैप इक्वल टू 0। ये वेक्टर r है, वेक्टर r छूट गया है। अब देखो d को उधर ट्रांसपोज करो, तो वेक्टर r इंटू एन कैप इक्वल टू डी, यही है हमारा प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहां देखो एन कैप को क्या बोलते हैं, एन कैप का जो नाम है वो ये है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। डी क्या है? तो डी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। इसका कार्टेशियन फॉर्म देख लो। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करेंगे, यहां पे मान लिया कार्टेशियन फॉर्म देख लें। कार्टेशियन फॉर्म के लिए वेक्टर आर को क्या लिखोगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप इनटू नॉर्मल वेक्टर है एन कैप। एन कैप को क्या लिखोगे, देखो एन कैप को क्या लिखेंगे, यहां देखो, इधर देखो ब्लैक से। एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान से देखो। मान लिया कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। मान लिया कोई वेक्टर है ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप कितना होगा, वेक्टर ए अपॉन, सॉरी वेक्टर ए अपॉन ए का मॉड्यूलस, यही तो होगा, बोलो। यस सर, ये यूज किया है हमने फिजिक्स में। हाँ, ये होगा ना वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। वेरी गुड। अब यहां पे मॉडुलस ऑफ ए कितना होगा, देखो जरा, मॉडुलस ऑफ ए होगा ए वन स्क्वायर, बी वन स्क्वायर और सी वन स्क्वायर, यही तो होगा। तो इस पूरे को मान लिया थोड़ी देर के लिए, स्केलर नंबर है, इसको हमने पी मान लिया। ओके, अब ए कैप कितना होगा, देखो ए कैप होगा ए वन अपॉन पी आई कैप प्लस बी वन अपॉन पी जे कैप, सी वन अपॉन पी के कैप। इतना होगा कि नहीं बताओ पहले। यस सर। यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं दो चीजें बताऊंगा। अगर मैं पूछूं वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट, तो ये ए वन बी वन सी वन है, जिसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, यस और नो। वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए वन बी वन सी वन, यही तो है। यस सर। तो यहां पे मैं दो चीजें लिखूंगा, एक्चुअली मैं कहाँ लिखूं, जगह समझ नहीं आ रहा है, रुको मैं यहीं पे लिखता हूं, इधर लिखता हूं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, बहुत काम की चीज है। फर्स्ट पॉइंट, द स्केलर component of any vector is the direction ratio
ऑफ दैट वेक्टर। इसमें कोई परेशानी? किसी भी वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है, जैसे वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, a1 b1 c1, तो ये उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होते हैं। पॉइंट नंबर 2, उस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिख लें जो कि ये है, तो यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। यस और नो? डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा वेक्टर ए का? डायरेक्शन कोसाइन तो अभी लिख दिया हमने, ये वाला। अब इसके यस जो सर। कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन तो होंगे ना। तो सेकंड पॉइंट, द स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर of any vector are direction cosine of that vector। दो पॉइंट्स क्लियर है? इन दोनों के लिए ये वाला लिख लेना एक्सप्लेनेशन, ठीक है? इन दोनों पॉइंट्स के लिए ये लिख लेना। जैसे इस वाले में देखो डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 b1 c1, यही तो है। और इधर से अगर डायरेक्शन कोसाइन लिखना हो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, a1 अपॉन p, b1 अपॉन p, c1 अपॉन p। तो ये यूनिट कैप वाला वेक्टर है, उसका जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या होगा, वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो अब यहां पे हमको इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट चाहिए। कौन से वेक्टर का? एन कैप का। एन कैप का स्केलर कंपोनेंट चाहिए। तो एक वेक्टर एन रहा होगा, है ना, उसका हमको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं, एल एम एन करके ना। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यस सर, याद है। तो ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। एन कैप की जगह एल एम एन के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर भी तो कोई वेक्टर ही होगा ना। ओ एन जो वेक्टर है वो कोई वेक्टर होगा। तो उस लाइन का, ओ एन वेक्टर जो है वो एक लाइन है, उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, मान लिया एल एम एन है उसका डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हो गया। अब इन दोनों में अगर डॉट प्रोडक्ट लगाना है तो क्या करते हैं, आई से आई को मल्टीप्लाई, एल एक्स, वाई से वाई को मतलब जे से जे को, और एन जेड इक्वल टू डी। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। किसी प्लेन के इक्वेशन का ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। दोनों क्लियर? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। अच्छा, मान लो ये वाला फॉर्म नहीं दिया है उसने, ये वाला फॉर्म दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ये भी एक प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। ये डिपेंड करता है हमने क्या लिया है, एल एम एन से डायरेक्शन को साइन लिया है या ए बी सी से डायरेक्शन को साइन लिया है। एल एम एन तो कांस्टेंट है, वो तो हमने एक मतलब जिद बना लिया कि हम डायरेक्शन को साइन को एल एम एन से लेंगे। बट क्या पता कोई ए बी सी से तुमको दे दिया, तो उस केस में ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन को साइन रिप्रेजेंट करेंगे। चाहे ये फॉर्म दिया हो चाहे ये फॉर्म दिया हो, देखो फॉर्मेट तो मैच हो रहा है ना। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। टू वेरिएबल में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। थ्री वेरिएबल्स में तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये फॉर्म होता है। तो प्लेन का फॉर्म होता है ये, ठीक, ये प्लेन का फॉर्म है। कॉपी करो। इन पूरे पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, जो मैंने दो पॉइंट्स लिखे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हमको बहुत जरूरत पड़ेगा उसका। ये मान लिया एक वेक्टर लेते हैं ओपी, रैंडम वेक्टर है, आई कैप 2j कैप प्लस 5k कैप, इस तरीके से, ठीक। इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, 1,2 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ होगा तो फिर हाँ, 1 प्लस 4 प्लस इसका ओपी का 26 मॉडुलस, ओपी का 29 मॉडुलस, प्लस 1 ओपी 30 का रूट मॉडुलस 30 आ जाएगा।
√30। तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया 1/30 रूट का, 2/√30 और 5/√30। इनकी वैल्यूज पे मेरा पॉइंट नहीं है, क्या पता आगे सॉल्व होता हो, छोड़ दो उसको। अब देखो एक बात मेरी गौर से सुनो, जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे थे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, किसी भी वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। डायरेक्शन रेशियोज इक्वल टू द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर। ये बात सही है? देखो स्केलर कंपोनेंट 1 2 5 है और वही हमारे डायरेक्शन रेशियो है। तो कोई भी वेक्टर दिया हो, अगर उसका स्केलर कंपोनेंट चाहिए तो डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं दोनों चीजें। दूसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। अच्छा, अगर हम ओपी के लिए यूनिट वेक्टर निकालें तो कैसे लिखेंगे, ओपी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ओपी, है ना। तो ओपी वेक्टर ये हो गया i 2j और 5k, इसको डिवाइड करेंगे किससे, √30 से। तो वेक्टर क्या बनेगा, 1/√30 i कैप, 2/√30 j कैप, 5/√30 k कैप। तो ये क्या है, ओपी के अलोंग यूनिट वेक्टर है ना। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी यूनिट वेक्टर, एनी यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ये पॉइंट्स क्लियर दोनों, इसमें कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। नोप। एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो मैं लिखता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एग्जांपल का है ये, at a distance 6/√29 from origin। अगर एनसीईआरटी की बुक अभी खुली हुई हो तो देखना मत वहां से। Find the equation of a plane which is at a distance 6/29 under root of it from origin and normal vector is, normal vector from the origin is 2i minus 3j plus 4k। चलो जरा बिना कहीं से देखे इसको करो 2 मिनट में, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं क्या होगा। बस मुझे ये देखना है अभी जो बताया उस फॉर्मूले को कितना सीखे हो। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस दिया है उस प्लेन का ओरिजिन से 6/29, और ये क्या है देखो, नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं है, ये एन वेक्टर है, 2i minus 3j plus 4k। हमारे प्लेन का सर एन कैप निकल गया, ये होता है प्लेन का इक्वेशन, है ना। हाँ। तो वेक्टर आर वैसे ही छोड़ दो, एन कैप निकालना पड़ेगा पहले। सर आ गया, बताऊं। बताओ। टू √29 बाय √29 माइनस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप। करेक्ट। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना, नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल यूनिट वेक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमने जो एन कैप यूज किया है वो तो कैप की वजह से, वैसे भी नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, तो यहाँ पे एन कैप रखना है, ठीक है। अपॉन √29 इक्वल टू 6/29, ये हो गया आंसर। ओके, इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकलेगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 2
बाई रूट 29 आई कैप, 3 बाई रूट 29 जे कैप, 4 बाई रूट 29 के कैप इक्वल टू ऐसा। तो ये हो गया 2x अपॉन रूट 29, 3y अपॉन रूट 29, 4z अपॉन रूट 29 इक्वल टू 6 अपॉन रूट 29। सब कटा फटा के ये बच गया। ओके, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म और ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। चले आगे। अब देखो, फर्स्ट का फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन सीख रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक का सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन perpendicular to a given vector and passing through a given point। प्लेन का इक्वेशन किस सिचुएशन में, जब एक, अच्छा यहां पे एक बात समझ लो, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि नॉर्मल वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो वो जो परपेंडिकुलर है उस वेक्टर को नॉर्मल ही ले लिया जाए, काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि नॉर्मल वेक्टर तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है प्लेन पे। तो ये मान लिया हमारा प्लेन हो गया। इस तरीके से y एक्सेस, x एक्सेस, ये z, ये है ओरिजिन। ये मान लिया एक नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसको n वेक्टर बोल देते हैं। ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट है जिससे ये प्लेन पास कर रहा है, पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और एक रैंडम पॉइंट है P। ये पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ये पॉइंट A है। पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर A मान लिया। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर रैंडम पॉइंट है तो R मान लिया। ठीक है, यहां पे भी हमको वही ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है। क्या क्या इसमें अजम्पशन हुआ हमारा? देखो, जो वेक्टर n है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन ए वो पॉइंट है जहां से पॉइंट प्लेन पास कर रहा है। ए इज द पॉइंट फ्रॉम विच द प्लेन इज पासिंग। और P हमारा रैंडम पॉइंट है। OA का जो पोजीशन वेक्टर है वो है A, OP का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R, और N वेक्टर तो हमारा है ही नॉर्मल वेक्टर है। ठीक, देखो एक बार फिर से, N ट्रायंगल AOP, OAP, कोई भी ट्रायंगल ले लो, तो इस ट्रायंगल में कैसे लिखोगे? OA प्लस AP इक्वल टू OP। ट्रायंगल लॉ है वेक्टर एडिशन का, वैल्यू पुट करो उसके अंदर। OA तो ये हो गया वेक्टर A, AP अभी पता नहीं है, उसको छोड़ दो वैसे ही, और OP वेक्टर है, सॉरी, इक्वल टू R। ठीक है यहां तक? तो AP वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है?
यहां से एपी वेक्टर की वैल्यू आती है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। ठीक है यहां तक? अब देखो, एज वेक्टर एपी इज along the plane and vector n is perpendicular to the plane, है ना? तो AP डॉट n ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो वेक्टर AP की जगह लिख दो r माइनस वेक्टर a इंटू n कैप इक्वल टू 0। यही हमारा वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन है। अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में क्या करोगे? देखो, कार्टेशियन फॉर्म में आर का क्या होगा? आर वेक्टर आर क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए वेक्टर क्या होगा? एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ये तो आर माइनस ए हो गया इंटू एन। एन देखो, एन कोई भी नॉर्मल वेक्टर है, तो मान लिया वेक्टर एन है हमारा ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। ऐसा मान लिया हमने वेक्टर एन को, जहां पे कैपिटल ए बी सी क्या है? वेक्टर एन का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो ये मान लिया ए एक्स सॉरी ए आई कैप प्लस बी जे कैप और सी के कैप। ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पे। उससे पहले एलएचएस मतलब लेफ्ट साइड में जो है उसको जरा रीअरेंज कर लें। एक्स और आई कैप एक साथ, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। इस वेक्टर का डॉट लगाना है किसके साथ? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और ये इक्वल टू 0। तो लास्ट की लाइन क्या बनेगी? ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन बी इंटू वाई माइनस वाई वन सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब इसमें देखो, इसमें देखो जो कार्टेशियन फॉर्म मिला है उसमें ए बी सी क्या है? ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियो किसके? जो वेक्टर दिया होगा ना जिसके परपेंडिकुलर है प्लेन, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है। ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और x1 y1 z1 क्या है? ये क्या है? वो पॉइंट जहां से प्लेन पास कर रहा है, पॉइंट थ्रू विच द प्लेन इज पासिंग। क्योंकि टॉपिक हमारा वही था ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखो जहां पे एक वेक्टर दिया हो जो वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर हो और वो प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा हो, तो जो वेक्टर दिया होगा उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए और जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। यहाँ पे डाल दो तो कार्टेशियन फॉर्म में आंसर आ जाता है, और ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। कॉपी कर लो। तो एक क्वेश्चन हो जाए इस पे। देखो क्वेश्चन क्या है, इसको करके दिखाओगे, ठीक है? वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म निकालने हैं।
ये प्लेन जो पासिंग थ्रू पॉइंट P है 5 2 -4, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, and perpendicular to the line whose direction ratio 2 3 -1, ये है। कैसे निकालोगे? तो पहले तो नॉर्मल वेक्टर निकाल लें। नॉर्मल वेक्टर कैसे होगा? डायरेक्शन रेशियो दिया है तो सीधा 2i 3j -k ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मल वेक्टर। वेक्टर n क्या होगा? नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो नॉर्मल भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना। तो n वेक्टर ऐसे निकल गया। फिर उसके बाद वेक्टर a कैसे निकलेगा? वेक्टर ए क्या होता है? पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो वो हो गया 5i पॉइंट्स का कर देंगे 2j और -4k। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखें। r और वेक्टर r क्या होता है अगर चाहिए होगा तो xi yj और zk। तो r -a, वैसे r को एक्सपैंड नहीं करते हम लोग, डॉट n के साथ ये 0, यही तो होता है वेक्टर फॉर्म। तो r को r ही छोड़ दो, a को लिख दो 5i प्लस 2j -4k, r -a डॉट n 2i प्लस 3j -k इक्वल टू 0। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म के लिए r की वैल्यू पुट कर लो, तो सीधा लिखते हैं x -5 इंटू 2 प्लस क्या होगा y -2 इंटू 3 इंटू y -2, और z के साथ क्या होगा? तो z माइनस ऑफ -4, z +4 माइनस के साथ z +4 -1 इंटू z +4। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस z, और कांस्टेंट कितना हो गया? -10 -6 -16 और -4। कांस्टेंट हो गया -10 -6 और -4 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस z, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, और ये हो गया 20। ओके, कैलकुलेशन देख लेना एक बार। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड टाइप जिसमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है, टॉपिक नंबर 1 का थर्ड पॉइंट, जहां पे हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं और प्लेन का इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं जो नॉन कोलिनियर है, वहां से ये प्लेन पास कर रहा है, उसका इक्वेशन निकालना है। देखो समझो, ये मान लिया हमारा XYZ स्पेस है, Y X और ये रहा Z। प्लेन थोड़ा सा ऐसे लेते हैं इस बार, ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा ज्यादा है प्लेन में, 3 पॉइंट्स लेने हैं, एक रैंडम पॉइंट लेना है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होंगी। अब देखो, प्लेन जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब 1 2 3, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आ पाएंगे। 2 पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास करेगी, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से,
2 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास करती है, ठीक है, बट 3 पॉइंट से एक प्लेन पास कर जाती है। तो इस बार हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं, उनसे एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है। देखो कैसे लिखते हैं। मान लिया, समझना इसको अच्छे से, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट मान लिया S है, एक पॉइंट और मान लिया इधर, कहीं इधर ले लेते, इधर ले लेते, ये पॉइंट T है। R S T ये 3 पॉइंट्स हैं जहां से प्लेन पास कर रहे हैं। पॉइंट R, इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहां पे लिखेंगे तो बहुत घिचपिच हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 z1 और R का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A मान लिया। ओके, हम यहां पे बस OR को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से, और इसका A है पोजीशन वेक्टर। पॉइंट S का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2 z2 और इसके पोजीशन वेक्टर को B मान लिया, ये मान लिया B हो गया। पॉइंट T थर्ड पॉइंट है, x3 y3 z3, इसके पोजीशन वेक्टर को C मान लिया, ये मान लिया C है, ठीक है। अब देखोगे, देखो अगर मैं, ये RS वेक्टर है और ये RT वेक्टर है, RS वेक्टर है, ये RT वेक्टर है, डायरेक्शन देखो एक बार, अब सोच के बताओ, सोच के बताओ, एक वेक्टर RS है, एक वेक्टर RT है, और ये रैंडम पॉइंट है, मान लिया पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी ले लो, x y z, और इसका पोजीशन वेक्टर R, जो कि हमेशा की तरह होता है। सोच के बताओ मुझे, एक वेक्टर है RS और एक वेक्टर है RT, अगर इन दोनों का क्रॉस निकाला जाए, क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर का, किसका किसका, RS का और RT का, तो एक वेक्टर मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यस का सर मिलेगा। वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब तुम्हें ये बताना है कि उस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। नहीं नहीं समझ नहीं आया अभी, किधर होगा। सर वो स्क्रू लूल लगाओगे तो ऐसे जा रहा है ना। हम्म, तो स्क्रू कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो बाहर आ रहा है ना वो, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। नहीं प्लेन के नहीं, परपेंडिकुलर होगा, सिंपल सी बात बोलो, बाहर बाहर, हाँ प्लेन के बाहर जाएगा। प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस पे डन करें। इस प्लेन के, हाँ ऊपर की तरफ होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। देखो या तो प्लेन के आउटसाइड होगा या इन अंदर होगा, मतलब डॉट या क्रॉस, अगर तुम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो डॉट यस सर। या क्रॉस इन्हीं में से कोई होगा। एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड और एक इनवर्ड हो सकता है, उतना डीप में नहीं जाना है, फिजिक्स नहीं है। तो क्या है, देखो ये जो डायरेक्शन अभी मैं बना रहा हूं, ये वाला देखो, ये मान लिया प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा वो RS पे भी परपेंडिकुलर होगा, RT पे भी परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस निकालते हैं उसका रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है वो उन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है जिनका हम क्रॉस निकाल रहे हैं, है कि नहीं। तो इस वेक्टर को ही हम लिख लेते हैं RS क्रॉस RT, जो कि एक नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। यहां तक बात समझ आई, बोलो।
ये क्लियर है? बोलो। यस Yes, sir. ये देखो आरपी। अब अगर आरपी वेक्टर इज along the plane, आरपी वेक्टर along the plane है, एंड एक और वेक्टर लिखते हैं आर एस क्रॉस आर टी, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना? तो क्या होना चाहिए फिर? आरपी का डॉट प्रोडक्ट आर एस क्रॉस आर टी, ये 0 होना चाहिए। सोच के समझ के रिप्लाई करो। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलो। ऐसे Yes, लिख, sir. ये आरपी यस सर। के अलॉन्ग है, और ये वाला जो ग्रीन से जो 2 लाइन बनी है फिगर में, उनको देखो बस। ये वाली जो लाइन है वो प्लेन के अलॉन्ग है, और ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है ना। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब वैल्यू यस पुट सर। करो। आरपी की वैल्यू क्या होगी? देखो इधर लिखो, आरपी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, ऐसी तो होगा, है ना? तो पी का पोजीशन वेक्टर ये तो आर था, और आर, सॉरी सॉरी क्या लिख दिया मैंने, रुक जाओ। ये तो आर है, पी माइनस कैपिटल आर का पोजीशन वेक्टर, ऐसे ना? हाँ, अब कैपिटल पी का पोजीशन वेक्टर, ये तो वेक्टर आर है, और कैपिटल आर का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए है। तो आरपी की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट, इसको देखो कैसे लिखोगे? आर एस कैसे निकालोगे? यहां से देखो आर एस कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। तो एस का पोजीशन वेक्टर हो गया बी, और आर का पोजीशन वेक्टर ए। कोई परेशानी तो नहीं है ना? क्रॉस आर टी, आर टी क्या होगा? टी माइनस आर। पोजीशन वेक्टर निकालना हमने सीखा है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आर का क्या होगा? ए। तो ये हो गया सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये हमारा वेक्टर फॉर्म। समझ आया? बोलो। यस सर। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है? देखो, कार्टेशियन फॉर्म ये बहुत लंबा है, इसको बस फॉर्मूले की तरह याद कर लो। ये 0 होना चाहिए। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। यहाँ पे x1 y1 z1 ये पहला पॉइंट है, x2 y2 z2 दूसरा पॉइंट है, x3 y3 z3 ये तीसरा पॉइंट है। 3 पॉइंट जहां से प्लेन पास कर रहा है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ये नीचे वाला हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ये क्लियर पूरा? अब देखो फोर्थ जो टॉपिक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो ये जो टॉपिक है ना, ये 6 मार्कर का क्वेश्चन इसी पे आएगा, बहुत टफ होता है, ठीक है? इंटरसेप्ट फॉर्म देखो, इतना है ये फॉर्मूला कि तुम्हारे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ओके, मैं कितना भी बता दूं, कहीं से भी हेल्प ले लो, ये फॉर्मूला तुम्हारे समझ में नहीं आएगा,
ठीक। इंटरसेप्ट फॉर्म बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ये प्लेन है, इंटरसेप्ट ए, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए है, वाई पे बी है और जेड पे सी है। तो इक्वेशन होता है एक्स बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी इक्वल टू 1। समझ में नहीं आया ना? नोप। और ये 6 मार्कर आता है इस पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है अंजलि? इस पे 6 मार्कर आ सकता है। ओके सर। हंसी भी आती है ऐसे टॉपिक्स देख के। लास्ट टॉपिक, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन का तो लास्ट। सर इनको लगा कि हम दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं निकाल सकते, उसको हटा देते सिलेबस से, और ये नहीं हटाएंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड, क्या बात है। मतलब क्या कर रहे हैं यार, सिलेबस डिलीट किया ठीक है, बट बच्चों को फिर कब सिखाएंगे? अभी नहीं सिखाएंगे तो। मैं कुछ डिलीट नहीं हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब डिलीट तो हुआ है, बट वो जब हम रिवीजन करेंगे ना उस टाइम की बात है। अभी तो मैंने कोशिश किया है जितने भी डिलीट हो चुके हैं वो भी पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन वो भी बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? और एग्जाम जब मई में चला गया, अब तो कम से कम सिलेबस पूरा कर दें कि हाँ जो डिलीट किया था वो डिलीट नहीं है, अब ऐसा अनाउंस कर देना चाहिए। जरा ये फोर्थ पार्ट लिख लो पहले, 6 मार्कर के क्वेश्चन इसी पे आएंगे। बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, मैं एकदम श्योर हूं, है ना? इसमें क्या दिया होता है हाँ, मे तो बी प्रूफ के बाद आ जाएगा। ए बी सी मान लो दिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है। तो x बाई 1, y बाई 2, z बाई 5 इक्वल टू 1, ऐसे करके आंसर। 5 2 का एलसीएम लेके उधर ट्रांसफर कर देना। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पे आता है 6 मार्कर। कर लोगे ना 6 मार्कर? सर इतना ही होगा मतलब? और क्या? ये थोड़ा क्या? अरे मैं उस समय से मजाक कर रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? टॉन्ट है नहीं ये। इसका 1 मार्क प्रूफ है कोई? नहीं रे, ये 1 होगा, प्रूफ तो होगा, एनसीईआरटी में देख लेना। ये 1 मार्कर के लायक भी नहीं है। 12th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आने तो चाहिए। फिर नो सर। सर फालतू में डरा। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लास्ट फॉर्म में, फिफ्थ टाइप, फिफ्थ सिचुएशन, फिफ्थ केस, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of two planes। तो फिगर थोड़ा सा बनाना मुश्किल होगा, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूं। इमेजिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लिया फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन, और थर्ड प्लेन में ब्लैक से बनाता हूं, जिसका इक्वेशन हम लोगों को चाहिए। क्या कुछ समझ में आ रहा है फिगर देख के? तीनों प्लेन समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। ये तो वाला सर 3 प्लेन्स हैं। हाँ, 3 प्लेन समझ में आ रहे हैं ना? ये वाला मान लिया हमारा पाई 1 फर्स्ट प्लेन है, फर्स्ट प्लेन को पाई 1 बोल दिया।
ये वाला मान लिया प्लेन 2 है, पाई 2 बोल दिया, और ये जो है रिजल्टेंट प्लेन है पाई 3, जिसका इक्वेशन हमको निकालना है। रिजल्टेंट प्लेन नहीं लिखे इसको, रिजल्टेंट मतलब दोनों का कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये वो प्लेन है, द प्लेन whose equation is required। तो पाई 3 प्लेन जो है वो प्लेन 1 और प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है। इसका हमको इक्वेशन चाहिए। पाई 1 प्लेन जो है, प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म पे लिखते हैं? r इंटू n1 इक्वल टू d1, ऐसे लिखेंगे। प्लेन का इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म ये होता है ना, नॉर्मल फॉर्म। पाई 2 का इक्वेशन लिखेंगे r n2 इक्वल टू d2, ठीक है। तो पाई 3 प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ये होता है r डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम d2। ये वेक्टर फॉर्म है। और कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में देखो, इसी को हम एक्सपैंड करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में इसी को एक्सपैंड करते हैं। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया, और एन की जगह LMN हो गया, डायरेक्शन को साइन। हाँ वेरी गुड, मैंने A1 B1 C1 लिया है। A1 I के कैप वैसे ले लो, A1 B1 J कैप B1 J कैप प्लस C1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। ठीक, अब देखो इसको जरा सही फॉर्म पे लिख लिया जाए। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना है, उससे पहले सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पे। उससे पहले दूसरे वाले ब्रैकेट को जरा सा लाइक टर्म से एक जगह पे रख लिया जाए। ये तो एक्स वाई जेड एज इट इज हो गया। यहाँ देखो ये हो गया A1 प्लस लैम्डा A2 इंटू आई कैप, फिर B1 प्लस लैम्डा B2 इंटू जे कैप, C1 प्लस लैम्डा C2 इंटू के कैप इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। ठीक, अब जब मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट का, तो x इंटू A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस y इंटू B1 प्लस लैम्डा B2 प्लस z इंटू C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। देखते रहना। तो ये x पहले A1 को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? A1x। फिर y B1 को किया तो क्या मिला? B1y। और z C1 को किया तो क्या मिला? C1z। और ये D1 इधर से इधर ट्रांसपोज कर लो, एक ब्रैकेट ये हो गया। अब लैम्डा के साथ x मल्टीप्लाई करेगा y और z। तो देखो पहले तो ये वाला इसको मल्टीप्लाई किया, ऐसे हो गया। y B1 को किया, ये हो गया। z C1 को किया, ये हो गया। और ये D1 यूज हो चुका। अब दूसरा कलर चेंज करके लिखते हैं। यहां देखो, अब ये वाला x इसको मल्टीप्लाई करेगा, y इसको करेगा, z इसको करेगा, और इन तीनों के साथ ये लैम्डा वाला टर्म आ जाएगा। तो क्या क्या होगा दूर से देखना, मतलब गौर से देखना। x के साथ लैम्डा A2, x A2 या ऐसा लिखें A2x, लैम्डा अभी बाहर रखें। फिर y जब B2 को करेगा तो B2y और C2z माइनस D2, और इन सब के साथ क्या हो जाएगा? लैम्डा लग जाएगा। ये बताओ समझ आया कि नहीं?
यस सर। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ओके, कॉपी कर लो उसको। तो एक क्वेश्चन हो जाए इस पे। देखो क्वेश्चन करते हैं दोनों ही फॉर्म के लिए। क्वेश्चन इज फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन of the plane passing through the intersection of planes। पहला प्लेन ऐसे दे दिया R I J प्लस K इक्वल टू 6, पहला प्लेन था ये। और दूसरा प्लेन है R 2 3 4 इक्वल टू -5 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 1। ये है क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ये वाला, इस वाले को मान लिया R डॉट N1 इक्वल टू D1, ये मान लिया, ये वाला है। और इस वाले को मान लिया R डॉट N2 इक्वल टू D2, इसको मान लिया है ना। तो जो इक्वेशन होता है प्लेन का इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने के लिए, वो होता है R N1 प्लस लैम्डा N2 इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। अच्छा एक बात तुमने देखा होगा, यहाँ पे मैंने n कैप नहीं लिखा है, n कैप नहीं लिखा है। तो n कैप निकालो या n वेक्टर लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा इस सिचुएशन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, n कैप लिखो या n वेक्टर लिखो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले केस क्वेश्चन में n कैप लिखो n वेक्टर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए n वेक्टर यूज कर लेंगे। अगर n कैप दिया होता तो वो भी ऐसे ही लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना कन्वर्ट किए। करके देखना, इसका n कैप निकालना और तब यहां पे रख के देखना, सेम आंसर आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन होता है। सॉल्व करते हैं इसको। r की जगह पे r n वेक्टर, ये हो गया i कैप j कैप और k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i 3j और 4k इक्वल टू d1 की जगह पे 6 और d2 की जगह पे 5 लैम्डा, ऐसे। तो इक्वेशन कैसे बन गई, देखो ये बन गया r और 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई कैप, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू जे कैप, 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू के कैप इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। यहां तक ठीक है, बोलो। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे, आर तो हमारा एक्स आई वाई जे और जेड के है ना, तो आर की जगह एक्स आई वाई जे और जेड के डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई
1 plus 3 lambda into j 1 plus 4 lambda into k इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। तो जरा डॉट प्रोडक्ट निकालें इनका। x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, y इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा, z इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। अब सिर्फ लैम्डा निकालना बाकी है। तो लैम्डा निकालने के लिए इसने बोला है कि प्लेन 1,1,1 से पास कर रहा है, तो एक्स वाई जेड की जगह पे 1 1 1 रख देते हैं। As the plane is passing through point P 1,1,1, so x की जगह 1 तो 1 प्लस 2 लैम्डा, y की जगह 1 तो 1 प्लस 3 लैम्डा, और z की जगह 1 तो 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। यहां से लैम्डा मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 9 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। 9 और 5 14 लैम्डा इक्वल टू 3। लैम्डा कितना आ गया? 3/14। लैम्डा मिल गया 3/14। तो पुट कर लें इक्वेशन में, लैम्डा मिल चुका है हमको। लैम्डा की वैल्यू यहां पे डाल लो, तो ये हो गया r डॉट लैम्डा की जगह पे देखो 1 प्लस 2 इंटू 3/14, तो 2 से कट गया 14। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं लैम्डा की। यहां लिख देता हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये वाली, तो r तो वैसे ही हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 इंटू 3/14, तो ये कट गया, 2 से 14 कट गया 7, 1 प्लस 3/7 इंटू i प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, 3 से तो नहीं कट रहा है, 9/14 जे कैप, और k का क्या हुआ? 1 प्लस 4/4, 4 इंटू 3/14, तो 4 से कट गया 2, 7 6/7, 1 प्लस 6/7 इंटू k इक्वल टू d1 6 माइनस 5 इंटू 3/14। ये हो गया वेक्टर r 10/7 i कैप, 23/14 j कैप, 13/7 k कैप इक्वल टू 6 माइनस 15/14, तो 14 6 जा 84 माइनस 15 कितना हो गया? 69 है ना, 69/14। 14 14 एलसीएम लेके उड़ा लो, तो r के साथ हो गया 10 i कैप, 10 नहीं 20, क्योंकि उसको 2 से मल्टीप्लाई भी होना है, प्लस 23 j कैप और 26 k कैप इक्वल टू 69। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। और अब देखो कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करना है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए इसको xi, yj और zk इंटू 20i, 23j और 26k इक्वल टू 69। तो ये हो गया 20x प्लस 23y 26z इक्वल टू 69। ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म और ये हो गया वेक्टर फॉर्म। चलो कॉपी कर लो इसको। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 2। दो लाइंस कब कोप्लानर होंगे वो बताने के लिए। कोप्लानरिटी ऑफ लाइंस, दो लाइंस कब सेम प्लेन में बोले जाएंगे, समझो इसको।
ये मान लिया कोई प्लेन है, इस प्लेन में दो लाइंस हैं। पहली लाइन ये वाली है L1 जो पॉइंट A से पास करती है, दूसरी लाइन ये वाली है L2 जो पॉइंट B से पास करती है। ये हमारा ओरिजिन। अब लाइन 1 जो है, लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? लाइन 1 का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? लाइन 1 का इक्वेशन लिखेंगे R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। याद है ना लाइन का इक्वेशन? और लाइन 2 का इक्वेशन वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। इक्वेशन ऑफ लाइन याद होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, याद है ना? R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, ये फॉर्म याद होगा, जहां पे ये लाइन इस A पॉइंट से पास कर रही है। A पॉइंट मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा अगर ये पॉइंट A से पास करती है और वेक्टर B के पैरेलल है? पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर अगर A है तो इस लाइन का इक्वेशन होगा R इक्वल टू जिस पॉइंट से पास करती है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा कोई नॉन जीरो कांस्टेंट इनटू किस वेक्टर के पैरेलल है ना? तो ये फॉर्म हमने कर लिया है, पहले किया था। अब यहाँ पे दो लाइंस हैं, तो देखो क्या क्या इसमें चीजें हैं हमारे पास। पहली वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन है A1 प्लस लैम्डा B1। दूसरी लाइन का इक्वेशन है A2 प्लस लैम्डा B2। अब देखो A1 B2 A1 A2 लैम्डा 1 सॉरी A1 A2 B1 B2 क्या क्या है? अच्छा यहाँ पे लैम्डा नहीं, कोई दूसरा कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो इसको म्यू ले लेते हैं, ठीक है? म्यू B2 इस तरीके से। अब देखो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है A1, ताकि लाइन 1 जो है वो A1 से पास कर रही है और ये मान लिया वेक्टर B1 के पैरेलल है। लाइन 1 की स्टोरी क्लियर हुई? A1 से पास करती है, B1 के पैरेलल है। A1 से पास करती है जो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है। इसी तरीके से लाइन 2 जो है वो पॉइंट B से पास करती है और मान लिया पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर है A2, और लाइन 2 जो है वो मान लो इस वेक्टर B2 के पैरेलल है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। अब देखो ध्यान से क्या क्या है यहाँ पे। मैं ए बी को ज्वाइन करता हूं, ए से बी, ये ए बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है। देखो L1 और L2, L1 के पैरेलल B1 है और L2 के पैरेलल B2 है। तो अगर मैं B1 और B2 का क्रॉस करूं, या फिर ऐसे सोचो अगर मैं L1 और L2 का क्रॉस करूं, L1 L2 का क्रॉस करूं, मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, डायरेक्शन वही होगा जो B1 क्रॉस B2 का होगा। इन दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, यस और नो? इन दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन सेम रहेगा, यस और नो? यस सर। क्योंकि L1 के पैरेलल है B1, L2 के पैरेलल है B2। क्यों ऐसा होगा? L1 के पैरेलल है B1 एंड L2 के पैरेलल है B2। तो अगर L1 L2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो L1 के भी और L2 के भी परपेंडिकुलर होगा। अब L1 के पैरेलल कोई लाइन है, L2 के पैरेलल कोई लाइन है, इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो भी इनका जो रिजल्टेंट होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो B1 B2 का क्रॉस निकाल लेते हैं और वो मान लेते हैं ये वाला वेक्टर है, ये है B1 क्रॉस B2, ठीक?
अब B1 क्रॉस B2 ये जो वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और AB क्या है, अलोंग द प्लेन है। तो बना लेते हैं इक्वेशन, AB का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही कंडीशन है दो लाइंस के कोप्लैनरिटी का। ठीक, इसको और रिड्यूस करें तो AB का पोजीशन वेक्टर देखो कैसे निकालेंगे, वेक्टर AB कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, कैपिटल A। तो B का पोजीशन वेक्टर कितना है, A2, A का पोजीशन वेक्टर A1, ये हो गया वेक्टर AB। कैसे लिखेंगे, A2 माइनस A1, इसका डॉट प्रोडक्ट। अब देखो B1 कैसे लिखोगे, B1 तो B1 ही रहेगा, क्रॉस B2 कैसे लिखोगे, इस तरीके से। तो ये हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन for two lines to be coplanar in vector form। कार्टेशियन फॉर्म का देखो कैसे होता है, कार्टेशियन फॉर्म में यही जो लाइन होगी वो वेक्टर फॉर्म में नहीं दी होगी, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म पे दिया होगा। तो लाइन 1 मान लिया x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, ऐसे दिया होगा। और लाइन 2 जो होगा x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2, ऐसे दिया होगा। और B1 B2 B3 क्या होंगे वो भी देख लो, B1 और B2 क्या होंगे। तो B1 होगा A1I प्लस B1J और C1K, B2 क्या होगा A2I B2J और C2K, है ना। तो इसका जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो क्या होती है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में रिक्वायर्ड कंडीशन है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड कंडीशन या रिक्वायर्ड कंडीशन इन कार्टेशियन फॉर्म, ये है। कॉपी कर लो उसको भी। देखो नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, देखो कैसे होता है ये। मान लिया एक प्लेन है ये वाला, और दूसरा प्लेन मान लिया ऐसा है, ठीक। प्लेन के नॉर्मल हमको चाहिए होता है। ये मान लिया फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल है, प्लेन पे नॉर्मल, तो डायरेक्शन मतलब ये वाला मान लिया प्लेन 1 है, ये वाला मान लिया प्लेन 2 है। तो प्लेन 1 का नॉर्मल मान लिया इस डायरेक्शन में है, और प्लेन 2 का नॉर्मल मान लिया इस डायरेक्शन में है। इसको नॉर्मल 1 प्लेन फर्स्ट का नॉर्मल, और इसको नॉर्मल 2 प्लेन 2 का नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल है वो हम निकाल लेते हैं, तो दोनों प्लेन्स के बीच का वही एंगल हो जाएगा, है कि नहीं। ये समझ में आया क्या किया हमने। प्लेन 1 के नॉर्मल एक लाइन होगी, प्लेन 2 का नॉर्मल भी एक लाइन होगा, उन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वही प्लेन के बीच का एंगल होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो सर्कल्स
का इक्वेशन चाहिए हमको, मान लो 2 सर्कल्स का इक्वेशन दिया हो। ऑर्थोगोनल सर्कल का नाम सुने हो? ऑर्थोगोनल सर्कल्स का नाम सुना है तुमने? सर नाम तो सुना सुना लग रहा है। अगर 2 सर्कल्स राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें तो ऑर्थोगोनल सर्कल बोलते हैं उनको। अब ये बहुत अजीब सा एक माइंड में आएगा कि सर्कल 90 एंगल्स पे कैसे इंटरसेक्ट कर सकती है। सर्कल तो देखो इंटरसेक्ट तो एक लाइन करता है जहां पे एंगल मिलता है, तो सर्कल जो सर वो 3D में देखेंगे ना? नहीं, सर्कल 2D फिगर है। मतलब वैसे 3D में देखेंगे तो एक सर्कल लाइक एज अ प्लेन है ना, तो मतलब प्लस टाइप बना सकते हो आप, कैसे भी इंटरसेक्ट करा सकते हो ना। देखो ये 2 सर्कल्स हैं, अगर ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो ये ऑर्थोगोनल सर्कल होते हैं। अब कैसे ये मेजर कैसे करते हैं? तो देखो 2 सर्कल्स हैं, मान लिया पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट ए पे टेंजेंट खींचो पहली सर्कल पे, और पॉइंट ए पे टेंजेंट खींचो दूसरी सर्कल पे। ये टेंजेंट्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो हम बोलते हैं दोनों सर्कल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो किसी भी फिगर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 लाइंस खींच लो, कैसी भी टेंजेंट खींच लो या नॉर्मल खींच लो, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही सर्कल के बीच का एंगल होगा। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो प्लेन 1 के नॉर्मल खींच लिया, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। प्लेन 2 का नॉर्मल खींच लिया, वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही प्लेन के बीच का एंगल होगा। क्योंकि एंगल तो 2 लाइंस के बीच में निकालते हैं, प्लेन और सर्कल ये सब तो बस किसी चीज की हेल्प लेके ही निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, प्लेन 1 और प्लेन 2 का नॉर्मल खींच रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और फिर उनके बीच का एंगल निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं देखो, कॉस थीटा जो होता है ये एंगल का कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होगा खुद सोच के बताओ। 2 लाइंस के बीच का एंगल चाहिए, तो n1 पहला वेक्टर है, n2 दूसरा वेक्टर है। कॉस थीटा क्या होना चाहिए? a डॉट बी से निकालते हैं ना। यस और नो? 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा से, यही फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो जरा, n1 डॉट n2 इक्वल टू n1 का मॉडुलस इंटू n2 का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, है ना। तो यहां से कॉस थीटा क्या मिलेगा? n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉडुलस n2 का मॉडुलस। अगर थीटा को एक्यूट एंगल रखना है तो इसका मॉडुलस, वेयर n1 and n2 are normal vector of two given planes। ये क्लियर बोलो? ये वेक्टर फॉर्म था। कार्टेशियन फॉर्म के लिए यस सर। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? कॉस थीटा, तो उनके डायरेक्शन रेशियो ले लेंगे। कार्टेशियन फॉर्म के लिए पहले n1 n2 जो वेक्टर है वो देखो कैसे लिखेंगे। n1 वेक्टर मान लिया a1 i, b1 j और c1 k है। n2 वेक्टर a2 i, b2 j और c2 k। तो इसके बीच में एंगल कैसे लिखोगे? डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ऊपर भी, तो डॉट प्रोडक्ट में i का i से मल्टीप्लाई, j का j से और k का k से, डिवाइडेड बाय a का मतलब n1 का मॉडुलस, तो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर n2 का मॉडुलस, तो वो होगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, और ये वैल्यू एक्यूट रहे इसलिए मॉडुलस। तो ये हो गया एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। इसी में नीचे देख लो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। प्लेन किसी पॉइंट से कितना दूर है वो देखो कैसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन
फ्रॉम अ पॉइंट। तो इस टॉपिक का नाम है, छोटे छोटे हैं ये, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। तो ये बहुत ही सिंपल है। Z, ये मान लिया वो प्लेन है, पॉइंट है कोई A, मतलब A उसका पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर A है, और इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, मान लो D दिया है, ठीक। ये A पोजीशन वेक्टर है, ये ओरिजिन है। अच्छा, इस D को कैपिटल D कर लो, क्योंकि ना स्मॉल d से फिर कंफ्यूजन होगा, हमने स्टार्ट में भी स्मॉल d पढ़ा था। तो कैपिटल D जो डिस्टेंस होगा वो कैसे लिखते हैं, देखो ये लिखते हैं A n माइनस D, ये स्मॉल d, रुको रुको, ये स्मॉल d डिस्टेंस है इस प्लेन का इस पॉइंट से, और कैपिटल D ओवरऑल डिस्टेंस है। दोनों तो एक ही है भाई। प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n इक्वल टू d, तो ये वाला d डिवाइडेड बाय n वेक्टर का मॉडुलस। दोनों d में डिफरेंस समझो, ये जो d है कैपिटल D पॉइंट का डिस्टेंस है प्लेन से जो हमें निकालना है, और इस प्लेन का जो इक्वेशन है वो ऐसे है। तो स्मॉल d क्या है, स्मॉल d इस प्लेन का डिस्टेंस है ओरिजिन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, r इंटू n इक्वल टू d। तो स्मॉल d जो है वो इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस है, और कैपिटल D क्या है, इस प्लेन का जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस है। तो ये हमारा इक्वेशन है, मतलब ये हमारा डिस्टेंस है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में। ठीक, कॉपी कर लो। इसी में मान लो अगर ओरिजिन से निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर निकालना हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो देखो उस केस में क्या होगा, वेक्टर ए तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर जीरो हो जाएगा। तो कैपिटल डी की वैल्यू होगी 0 माइनस डी डिवाइडेड बाई एन वेक्टर का मॉडुलस। तो ये हो गया माइनस डी अपॉन एन का मॉडुलस। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक बचा है एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। जो भी नंबर है, शायद ये फिफ्थ टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये मान लिया एक प्लेन है, प्लेन के लिए कोई नॉर्मल है, क्योंकि प्लेन का जब इक्वेशन दिया होगा तो नॉर्मल फॉर्म में ही दिया होगा, और ये कोई लाइन है। लाइन का जब इक्वेशन दिया होता है तो वो किसी वेक्टर के पैरेलल दिया होता है। तो देखो क्या क्या दिया है हमको, लाइन का इक्वेशन दिया है वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। लाइन जो है वो वेक्टर b1 के पैरेलल है, मतलब लाइन का डायरेक्शन और वेक्टर b1 का डायरेक्शन सेम रहेगा। a1 b1 हटा लेते हैं, a प्लस लैम्डा b, और प्लेन का इक्वेशन दिया है, प्लेन का इक्वेशन दिया है r n इक्वल टू d, n कैप या n वेक्टर
जो भी होगा हम निकाल लेंगे दूसरा वाला। ओरिजिनल फॉर्मेट आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो एन कैप दिया हो, एन दिया हो, जो भी दिया हो, हम उसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो लाइन है वो वेक्टर बी के पैरेलल है। तो लाइन का एंगल नॉर्मल के साथ या वेक्टर बी का एंगल नॉर्मल के साथ सेम रहेगा, क्योंकि दोनों लाइन और ये बी वेक्टर पैरेलल है ना। तो इनके बीच का एंगल मान लिया ये वाला थीटा है। तो ये एंगल हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको प्लेन और नॉर्मल, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल मतलब 90 माइनस थीटा चाहिए, जिसको हमने फाई बोल दिया। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है, थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल, ठीक है ना। एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल। लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी, सो angle between vector b and line, sorry, angle between vector b and normal will be the same as angle between line and normal। इसको एक बार पढ़ के देख लो, सही लिखा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। line is parallel to vector b, so angle between vector b and normal will be the same as angle between line and normal, क्योंकि लाइन और वेक्टर भी तो सेम डायरेक्शन में है। तो वेक्टर बी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वही एंगल लाइन भी नॉर्मल के साथ बनाएगा। तो लाइन का डायरेक्शन हम वेक्टर बी के अलोंग ले लेते हैं, कहने का मतलब वेक्टर बी को ही लाइन मान लेते हैं, ठीक। अब थीटा जो एंगल है वो एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें फाई चाहिए जो 90 माइनस थीटा है, और ये जो एंगल है ये हमको निकालना है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। क्या ये बात क्लियर है, बोलो। यस सर। चलो अब निकालते हैं। सबसे पहले cos थीटा निकालते हैं, n और b के बीच का एंगल है। तो cos थीटा क्या होगा, n डॉट b डिवाइडेड बाई n का मॉड्यूलस इंटू b का मॉड्यूलस। cos थीटा का फॉर्मूला ये होता है। अब हमको चाहिए क्या, फाई। तो एक बार पहले थीटा निकाल लिया हमने, अब फाई कैसे करोगे, 90 माइनस थीटा कर लोगे, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो यही है तरीका। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। एनसीईआरटी बुक में ना ये cos थीटा में नहीं sin थीटा में दिया है फॉर्मूला, मैं बताता हूं क्या है वो। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर क्लियर होगा। देखो ये फॉर्मूला भी सही है और एनसीईआरटी में sin थीटा करके दिया है वो भी सही है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करना। इसको मॉड्यूलस कर लिया क्योंकि एंगल हमें एक्यूट एंगल चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। मान लिया हमारा लाइन है x प्लस 1/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z माइनस 3/6, ये लाइन है। और प्लेन मान लिया 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू 3, ये हमारा प्लेन है। तो देखो cos थीटा पहले निकालते हैं। cos थीटा क्या होगा, b और n पहले लिख लिया जाए। यहां से b क्या होगा, देखो डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 3 और 6 ना, 2 3 और 6। यहां से n क्या है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो 10 फिर 2 माइनस 11। ओके, तो जरा cos थीटा के लिए लगाएं फॉर्मूला, b डॉट n डिवाइडेड बाई b का मॉड्यूलस इनटू n का मॉड्यूलस। देखो क्या बनेगा, b डॉट n निकालो, 2 इंटू 2, 2 इंटू 10 20 प्लस 6 और माइनस 11 इंटू 6 66 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस। b का मॉड्यूलस क्या होगा, 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यही ना।
मल्टीप्लाइड बाई n का मॉड्यूलस, तो 10 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और -11 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा ऊपर, 26 और -66, तो ये माइनस का 40 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 36 और 4, 40 और 9, 49 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना होगा 100 और 4, 100 और 121, 221 और 5, तो 225 हो गया इसका मॉडुलस। तो मॉड के बाहर आ गया 40/7 × 15, ठीक है ना। 5 से कैंसिल 8 टाइम्स, 5 से कैंसिल 3 टाइम्स, तो ये हो गया 8/21। देखो थीटा की वैल्यू हो गई cos इनवर्स 8/21, ये थीटा है जो कि हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर ध्यान रखना फाई है, तो फाई चाहिए हमको एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। वो क्या होगा 90 मतलब क्या होता है π/2 माइनस थीटा ना। एनसीईआरटी में साइन के टर्म्स में फॉर्मूला लिखा है और हम देखो क्या लिख रहे हैं अभी, हम लिख रहे हैं फाई इक्वल टू π/2 माइनस थीटा cos इनवर्स 8/21। अब बताओ एक फॉर्मूला याद होगा ये सबको, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स 8/21। बहुत बढ़िया, साइन इनवर्स x क्या होगा π/2 माइनस cos इनवर्स x, है ना। तो यहां से π/2 माइनस cos इनवर्स समथिंग, ये क्या बन गया साइन इनवर्स 8/21। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब एनसीईआरटी में क्या किया है, थीटा और फाई नहीं दिया है, उसने सीधा ये फॉर्मूला लिखा है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ए नहीं बी और एन, बी एन डिवाइडेड बाई बी एन, ऐसा। और उसने थीटा कहां पे लिखा है, ये एंगल थीटा लिखा है, दोनों सेम है। बताओ, मैंने तुम्हें ये एंगल भी बता दिया और ये एंगल निकालना भी बता दिया। तो इसी फॉर्मूले को सर ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा था जो आपने बताया, इसमें दोनों एंगल्स हम निकाल रहे हैं इसलिए तो जैसी मर्जी वैसे कर लो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीधा साइन थीटा है, थीटा फाई अलग अलग बताया ही नहीं है, सिर्फ थीटा लिखा है और साइन इनवर्स थीटा लगा दिया। और हमने π/2 में से माइनस करके हमारा आंसर भी सेम आ रहा है, साइन इनवर्स 8/21, है ना। तो ये है पूरा प्लेन का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया 11.3 का। अगली क्लास पे हम लोग एक्सरसाइज 11.3 में चलेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे।